इजरायल से बदले की जो भावना ईरान की है उसको लेकर ईरान ने की है इंटरनेशनल तैयारी। हमले से पहले डिप्लोमेटिक तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। इसमें रूस, जॉर्डन, तुर्की, कतर और अल्जीरिया से बात की है। ईरान ने यूएन और यूरोपीय यूनियन के चीफ से भी ईरान ने बात की है। जॉर्डन को तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर किसी भी तरीके से उसने इजरायल का सपोर्ट किया या सपोर्ट में खड़ा रहा तो उसका अंजाम तक भुगतना होगा। ये जो अलग अलग देश हैं इनसे बात कर रहा है ईरान। रूस तो ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है और इस सपोर्ट के साथ इंटरनेशनल तैयारी इस युद्ध की ईरान जुटा रहा है। ईरान की इंटरनेशनल तैयारी हम क्यों कह रहे हैं जान लीजिए। हमले से पहले ईरान अंतर्राष्ट्रीय तैयारी में जुट गया है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपना तैयार कर रहा है और इसे और ज्यादा मजबूत करने पर जोर ईरान के विदेश मंत्री दूसरे देशों से बात कर रहे हैं। इसमें रूस है, जॉर्डन है, तुर्की है, कतर है और अल्जीरिया है, जिससे बात यहाँ ईरान की तरफ से हुई है। साथ ही साथ यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से भी फोन पर बात की है यहाँ ईरान के विदेश मंत्री ने। साथ ही ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ से भी फोन पर बात हुई है और ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से अब इंटरनेशनल तैयारी है, क्योंकि ईरान ये जान रहा है कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध अगर करना है तो अगर चारों तरफ से इजरायल को नहीं घेरेगा तो कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। ये अब तक के छोड़े हुए मिसाइल या रॉकेट से भी ईरान भाप गया होगा ना मेजर शाह, क्योंकि जब जब रॉकेट दागे गए, जब जब मिसाइल दागी गई, इजरायल ने मस्त कहा कि नहीं, कोई हमला ही नहीं, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं, आयरन डोम से वो हवा में ही नष्ट हो जाते हैं, कोई नुकसान हो ही नहीं पाता। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया रचना जी। देखिए तकरीबन पहली वीक ऑफ मई में भी सीरिया में एक ईरानी कॉन्फ्लिक्ट पे हमला हुआ था। तो हालांकि वो कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि ये इजराइल ने किया था या किसने किया था। वो उस हमले में शक की पैदा नजरों में ईरान ने कहा था कि वो इजराइल ने किया था, उनका ऐसा मानना था, लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं हो पाया उसके बाद। ठीक है, उसमें ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के आईआरजी के कुछ सिपाही सिपाही मारे गए थे। ईरान ने कहा हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम इजराइल पे अटैक करेंगे। दुनिया ने समझाया ईरान को कि भैया अगर तुम हमला कर दोगे तो ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी, आफत बन जाएगी और पूरा अरब इसके वॉर में तब्दील हो जाएगी और दुनिया को खतरा होगा इससे। लेकिन ईरान ने एक सिंबॉलिक अटैक किया। उन्होंने सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे, ऐसे कि नुकसान भी ना हो कि, और हम सिंबॉलिक कह भी दें हमने जवाबी कार्रवाई करी, सेविंग ग्रेस, फेस बच जाएगा। उन्होंने हमला किया इजराइल के ऊपर, कोई डैमेज हुआ नहीं। ये डैमेज हुआ नहीं कि भाई वो इंटरसेप्टर थे उनके पास, आयरन डोम थे उनके पास, इक्विपमेंट था, टेक्नोलॉजी थी। तो बस ठीक उसी तरीके से देखिए इजराइल, हमें ये समझना पड़ेगा, इजराइल दरअसल है बड़े तकनीकी में एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी में तो बहुत एडवांस्ड है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि 7 अक्टूबर को वो एक्सपोज हो चुके थे कि उनके कैसे हमस ने घुस के इन पे अटैक कर दिया। ठीक है, वो एक घटना हुई होगी कि एक्सपोज की बात नहीं है, भ्रम की बात नहीं है, लेकिन है तो लेट्स एक्सेप्ट इट, हम कबूल करते हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है इजराइल। तो इजराइल के अंदर पेनिट्रेट करके और इजराइल के अंदर हमला करना बहुत मुश्किल है। वहां की फौज भी मानी जाती थी कि भाई बहुत बड़ी फौज है और बहुत सॉलिड है, वहां पे कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होती है। लेकिन देखिए इजराइल उसके बावजूद भी इनको अमेरिका से मदद, और दोनों पार्टी को मैं कहता हूं, इजराइल को भी और हमास को भी ये समझना पड़ेगा, अगर ये जंग अभी खत्म नहीं करेंगे, कोई बीच में आएगा नहीं। हाँ। इनको जंग खत्म करवाने के लिए हाँ। कोई बीच में आएगा बोलेगा कि भाई अब बंद करो ना, इन दोनों को ही ये अपने आप जंग खत्म करनी होगी। और इसके आसार दिखते हैं क्या? जंग खत्म करनी होगी, ये तो वक्त की जरूरत है, लेकिन इसके आसार दिखते क्या हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच ही इजरायल से जंग के बीच ईरान की मिसाइल वार्निंग भी जारी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत दिखाई है, जमीन के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। ईरान ने सीक्रेट मिसाइल बेस का वीडियो भी जारी किया है, वो भी इस वक्त पर जब ईरान और इजरायल के बीच में टकराव की स्थिति बढ़ी है। जमीन के अंदर से इस मिसाइल को लॉन्च किया है और जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ईरान ने जॉर्डन को भी बहुत बड़ी धमकी दी है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। ईरानी विदेश मंत्री अली बघेरी की सीधे तौर पर वार्निंग भी सामने आई है इजरायल की मदद की।
तो फिर खैर नहीं, ईरान के मिसाइल ड्रोन गिराए यहाँ पर तो फिर एक्शन होगा। यानी कि जॉर्डन किसी भी तरीके से अगर इजराइल के सपोर्ट में जाता है, अगर ईरान के जो मिसाइल हैं उन्हें बीच में रोकता है या किसी भी तरीके से इस हमले में खलल डालता है, तो फिर जॉर्डन को इसके भुगतने होंगे अंजाम। इजराइल की सहायता की तो फिर हमला होगा। ईरान अगर यूं चौतरफा वार्निंग देता रहेगा या फिर चौतरफा यूं चुनौतियां सामने रखेगा, तो ईरान का भविष्य होगा क्या यूके देवनाथ सर? ईरान जो है वो बहुत अकेला अलग थलग पड़ गया है इस पूरे युद्ध में। इजराइल के आसपास जितने मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, सबने अब फिलहाल अमेरिकन दबाव में या अमेरिकन इन्फ्लुएंस में इजराइल के साथ दोस्ती कर ली है। तो जैसे जॉर्डन है, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हैं, उन्होंने तो 1995 में ही फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर दी थी इजराइल के साथ। और अभी भी जॉर्डन में यूएस एयरफोर्स अपने दो एयरफोर्स बेस चला रही है। ना सिर्फ जॉर्डन, बाकी देश भी इसी तरह से हैं। सऊदी एयर स्पेस जो है पूरी तरह से अमेरिकन एयरफोर्स के कंट्रोल में है। सऊदी के चाहे प्रिंस बोले, किंग बोले, सब जो है अमेरिका से इन्फ्लुएंस्ड होकर वो तो चाहते हैं कि इजराइल के साथ वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें। असल में तो पिछले साल 7 अक्टूबर को सऊदी और इजराइल करीब करीब अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाले थे। बाकी जितने देश हैं वो सब तटस्थ हैं। लेबनान के पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, लेबनान के पास अपनी कोई नेवी नहीं है। लेबनान के पास एक आर्मी है जो महज 60,000 की है और उनके पास भी कोई खास हथियार नहीं है। और लेबनान की सरकार ने 1947-48 के बाद 1967 के बाद से एक तटस्थ भूमिका निभाई है। जब भी आज पिछले 1-2 दशक में अगर आप देखें, 2006 के हमले की बात कर रहा हूँ, जब इजराइल की फौज दक्षिण लेबनान में घुस गई थी, बेरूत तक पहुंच गई थी, लेबनान अपनी आर्मी को पीछे हटा लेता है, उनको बेरूत शहर के उत्तर में भेज देता है। तो लेबनान की फौज कभी इजराइल से लड़ने के लिए सरकार का आदेश नहीं पाती है। होता यह है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के ऊपर हमला करते रहते हैं। अब जैसे सीरिया है, सीरिया में कोई दमखम बचा नहीं है। उनके जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो पिछले 10 साल से इंटरनल गृह युद्ध में फंसे हैं और मुश्किल से आधा सीरिया बस दमस्कस के आसपास के एरिया में ही बशर अल असद का इन्फ्लुएंस है। बाकी सीरिया उनके हाथ से खिसक कर विद्रोहियों के हाथ में चला गया है। तो सीरिया भी किसी तरह से इजराइल पर हमला करने की ताकत में नहीं है। बाकी जितने पर्शियन गल्फ के जितने छोटे छोटे देश हैं, कतार से लेके कुवैत तक, ये सब जो देश हैं, ये सब अमेरिका के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और कभी भी इजराइल के विरुद्ध कोई कार्रवाई। बचा कौन? इजिप्ट में तो 1978 में ही कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन कर लिया था इजराइल के साथ, जिसके तहत उसने ये घोषित कर दिया, अमेरिका ने करवाया था कि इजिप्ट ने घोषित कर दिया है कि अब इजराइल उसका सबसे बड़ा घनिष्ठ मित्र है और वो कभी भी इजराइल के साथ युद्ध नहीं करेगा। तो कोई नहीं बचा अब हमास के पास, कोई नहीं बचा जो कि ईरान का सपोर्ट करेगा। तुर्की है, तुर्की धमकी जरूर देता है, लेकिन तुर्की नेटो का मेंबर है और तुर्की एर्दोगान की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि वो एक दिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए। तो एर्दोगान, तुर्की कोई भी अब इस टकराव की स्थिति में कोई धमकी दे रहा है, कोई चुनौती दे रहा है, तो कोई वीडियो जारी कर रहा है, तो कोई दूसरे देशों के सपोर्ट को मांग रहा है। अलग अलग तरीके से चैलेंजेस अब देखे जा रहे हैं, लेकिन इन टकराव की स्थिति में क्या होगा अगले कदम पर, क्या होगा आगे, नजरें हमारी बनी हुई हैं। यूके देवनाथ सर, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया।